मिला फाइल सबको? कल्पना आवाज आ रही है? मैसेज करो फटाफट। चलो डिस्कस करते हैं नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस फाइनेंस। ठीक है, बिजनेस फाइनेंस का नेचर क्या है और स्कोप क्या है, कहाँ कहाँ तक इसकी एप्लीकेबिलिटी है बिजनेस फाइनेंस की, या फिर हम मॉडर्न सेंस में कहें तो बिजनेस फाइनेंस को हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नेचर क्या है और इसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ पे है, किस तरीके के बिजनेस में हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट को डिस्कस करते हैं, क्या कोई ऐसा बिजनेस है, फर्म है जहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो सारी चीज़ें हम कवर करते हैं। ठीक है, आज के टाइम पे कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फिर बिजनेस फाइनेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो डीलिंग ही है वो फाइनेंस से है, और हम फाइनेंस को कहाँ पे देख रहे हैं? एक बिजनेस में देख रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से इसके नेचर को पहले देख लेते हैं, फिर नेचर के बाद हम इसके स्कोप को भी डिस्कस कर लेंगे। कल्पना, अंशिका, अर्पणा, मुस्कान, अमृता, सब लोग मैसेज करो फटाफट। आवाज क्लियर आ रही है? चलो हेडिंग डाल लो, नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस। नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस। बबली फाइनेंस लिख रही हो ना? हाँ, पहला लिख लो डायनेमिक। इसका जो नेचर है वो डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब गतिशील या फिर परिवर्तनशील। ठीक है, ये बदलता रहता है या फिर चेंज होता रहता है। तो डायनेमिक हम बिजनेस फाइनेंस को किस सेंस में कह रहे हैं? ध्यान दो कि फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट किसी भी बिजनेस की है, वो टाइम टू टाइम जो भी इसके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं या फिर गोल्स हैं उसके अकॉर्डिंग क्या होगी? चेंज होगी, बदलती रहेगी। एकदम से आपका बिजनेस फाइनेंस में या फिर जो फंड की रिक्वायरमेंट है, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट हर एक मोमेंट पे या इंटरवल पे फिक्स है, बल्कि टाइम टू टाइम इसमें क्या होगा? चेंज आएगा, परिवर्तन आएगा। तो जो मार्केट कंडीशन है वो आपकी चेंज होती है, जो बिजनेस साइकिल है वो चेंज होता है, आपके अलग अलग ग्रोथ फेजेज हैं किसी भी बिजनेस के, तो ग्रोथ फेज के हिसाब से भी आपकी फंड की जो रिक्वायरमेंट है वो बदलेगी। जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, चाहे इंटरेस्ट रेट का चेंज होना हुआ, या फिर जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स हैं, या फिर रेगुलेटरी जो रूल्स रेगुलेशन है, कंडीशंस हैं, उसमें भी चेंज आएगी। तो उसके हिसाब से हमें क्या देखना पड़ेगा कि जो फंड की रिक्वायरमेंट है वो आपकी बदलती रहेगी या फिर चेंज होती रहेगी। तो बात समझ में आ रही है कि हम कह रहे हैं कि इसका जो नेचर है बिजनेस फाइनेंस का, वो क्या है? डायनेमिक है, गतिशील है, परिवर्तनशील है। और इसके अंदर हमने कई सारे अलग अलग टर्म्स डिस्कस किए जिनके वजह से हम इसको इस नेचर का कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, कि आपके ग्रोथ के लिए फंड की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, मार्केट कंडीशन अगर चेंज होगा उसके वजह से आपको फंड की रिक्वायरमेंट होगी। इसके अलावा अगर जो सिचुएशन है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का, उसमें भी परिवर्तन आ जाए, रूल्स रेगुलेशन कंट्री में, इनकम टैक्स की रिक्वायरमेंट अगर जो रेट है उसमें वेरिएशन आ जाए, या फिर जीएसटी का रेट है उसमें चेंजेज आ जाए, या फिर बिजनेस को और ग्रो करना है, नए प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करने हैं, तो उस टाइम पे भी आपको फंड की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसको हम कहना है डायनेमिक। दूसरा, गोल ओरिएंटेड। दूसरा नेचर देखो, गोल ओरिएंटेड। फर्म की जो ऑब्जेक्टिव होगी, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से भी आप देखेंगे कि जो फाइनेंशियल डिसीजन है उसके हिसाब से लिए जाते हैं। फाइनेंशियल डिसीजन, चाहे आप इन्वेस्टिंग डिसीजन की बात करें, या फिर डिविडेंड डिसीजन की बात करें, या फिर फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन, तीनों तरह के आपके अगर डिसीजन है, तो कहीं ना कहीं ये जो फाइनेंशियल डिसीजन है वो एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव या फिर गोल की तरफ डायरेक्टेड है, कि लिक्विडिटी को मेंटेन करना है फर्म में, या फिर वर्किंग कैपिटल मैनेज करना है, या फिर लॉन्ग टर्म एसेट में हमें इन्वेस्टमेंट करना है,
प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करना है, रिस्क को मिनिमाइज करना है। ये जितनी भी सारी चीजें हैं वो आप बिजनेस फाइनेंस के अंदर ही डील कर रहे हो। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो गया नेचर के रूप में देखे तो, कि जो आपके डिसीजंस हैं वो कहीं ना कहीं आपके जो एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है या फिर गोल्स हैं उसके तरफ डायरेक्टेड हैं। ठीक है, तो लिक्विडिटी को मेंटेन हुआ, या फिर प्रॉफिटेबिलिटी को मैक्सिमाइज करना हुआ, या फिर ओवरऑल हम कि हम या फिर बिजनेस को ग्रो करना चाह रहे हैं, एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, नए मार्केट में एंटर करना चाह रहे हैं, या फिर नया प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करना चाह रहे हैं, आप नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसी हिसाब से फाइनेंशियल डिसीजन लेना पड़ेगा। तो आपके फाइनेंशियल डिसीजन क्या हो गए, गोल ओरिएंटेड। तीसरा देखो, यूनिवर्सल। तीसरा जो आपका फीचर है वो क्या है, यूनिवर्सल। ठीक है, जब हम नेचर की बात कर रहे हैं तो नेचर मतलब फीचर्स हो गया, या फिर बिजनेस फाइनेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। तो अगला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, बिजनेस फाइनेंस आपका यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल होने का मतलब, यूनिवर्सल होने का मतलब कि इसकी एप्लीकेबिलिटी हर जगह है, हर तरह के बिजनेस में है। ठीक है, किसी भी तरीके का बिजनेस हो, चाहे स्मॉल बिजनेस हो, मीडियम हो, या फिर लार्ज स्केल बिजनेस हो, किसी भी साइज का हो, या फिर किसी भी सेक्टर का हो, किसी भी इंडस्ट्री का हो, चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, फार्मास्यूटिकल कंपनी हो, आईटी सेक्टर हो, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, कोई भी आपका सेक्टर है इंडस्ट्री का, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हो, हर तरह के सेक्टर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की आपको रिक्वायरमेंट होगी। तो हमने कहा कि चाहे कोई सेक्टर हो, साइज हो, या फिर ऑनरशिप स्ट्रक्चर हो, चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हो, या फिर आपका पार्टनरशिप बिजनेस हो, कंपनी हो, या फिर सोसाइटी हो, ट्रस्ट हो, किसी भी तरीके का आपका बिजनेस का नेचर है, तो आपको वहां पे भी ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो ऐसा कोई बिजनेस नहीं है, ऐसा कोई फर्म नहीं है जहाँ पे बिना फाइनेंशियल मैनेजमेंट के या फिर फाइनेंस का काम चल रहा हो। ठीक है, ये आपका क्या है, उस फर्म या फिर बिजनेस के लिए ब्लड लाइन है, इसके बिना काम नहीं चलने वाला है। तो यूनिवर्सल का मतलब हो गया कि जो बिजनेस फाइनेंस की एक्टिविटी है वो क्या है, हर जगह एप्लीकेबल है, हर बिजनेस में एप्लीकेबल है, रिगार्डलेस ऑफ क्या चीज़, तो चाहे किसी भी सेक्टर का हो, चाहे किसी भी इंडस्ट्री का हो, या फिर उसका कोई भी साइज हो, स्केल हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या फिर ऑनरशिप स्ट्रक्चर हो, कोई भी हो, हर तरह के बिजनेस में बिजनेस फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है। अगला देख लो, इंटरडिसिप्लिनरी। ऑनलाइन समझ में आ रहा है जी सब तुम लोग को, मैसेज करो फटाफट, तुम लोग भी एक्टिव रहो, रिप्लाई करो। चलो, इसको लिखो इंटर डिसिप्लिनरी। इंटर इंटरडिसिप्लिनरी, INTERDISCIPLINARY। ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी, ये हम किस सेंस में बात कर रहे हैं, जो बिजनेस फाइनेंस सब्जेक्ट है या फिर ये जो डोमेन है, ये आइसोलेशन में नहीं है। एकदम से हम कह रहे हैं कि ये अलग नहीं है, बल्कि इकोनॉमिक्स है या फिर आपका जो फाइनेंस है, ये सेक्टर या फिर अकाउंटिंग का पार्ट है, ये सब आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है। आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ये सब भी क्या है, कहीं ना कहीं फाइनेंस से जुड़े हुए हैं। तो चाहे अकाउंटिंग हो या फिर इकोनॉमिक्स हो, लॉ हो, या फिर हम मैनेजमेंट की बात करें, ये सारी चीजें क्या है, ये सारे सब्जेक्ट, सारे डिसिप्लिन इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है। तो कहीं ना कहीं अगर कोई एक बिजनेस अच्छे से रन कर रहा है तो सारे जो डिसिप्लिन्स हैं उनको फॉलो कर रहा है, मैनेजमेंट भी देख रहा है, रूल्स रेगुलेशन लॉ भी देख रहा है, इसके अलावा आपका मार्केट में कंडीशन क्या चल रहा है, इकोनॉमी कैसे चल रही है, मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल वो कैसे चल रहे हैं, चाहे देश का जीडीपी हो या फिर इंटरेस्ट रेट हो, ठीक है, या फिर आपका एक्सचेंज रेट हो, वो सारी चीज आप इसमें स्टडी कर रहे हैं। तो आइसोलेशन में आप बिजनेस फाइनेंस को लेके नहीं चल रहे हैं, बल्कि इंटरडिसिप्लिनरी जितने भी अलग अलग आपके डोमेन है, सब्जेक्ट्स हैं, उनके साथ इसका कनेक्शन है। तो इसलिए
अगर कोई बिजनेस रन कर रहा है तो ये सारे कॉन्सेप्ट के बारे में उनको जानकारी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ों को इवेलुएट करते हैं और तब जाके सक्सेसफुली अपने बिजनेस को रन कर रहे होते हैं। ये नहीं कि बस आपने बिजनेस मैनेजमेंट या फिर आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छे से पढ़ लिया तो सारा कुछ हो गया, नहीं, आपको मैक्रो इकोनॉमिक भी देखना पड़ेगा, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी आपको देखना पड़ेगा, रूल्स रेगुलेशन लॉ को भी देखना पड़ेगा कि फाइनेंस से रिलेटेड हमारे रूल्स रेगुलेशन क्या है, जीएसटी का रेट क्या है, या फिर इनकम टैक्स का रेट क्या है, या फिर इनकम टैक्स का रूल्स रेगुलेशन क्या चल रहा है। तो उस हिसाब से आप क्या करेंगे, अपने फाइनेंस या फिर फंड को मैनेज करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, हमने कहा ना कि आपके जो फर्म में कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है, एक फंड मैनेजर या फाइनेंस मैनेजर काम होता है कि एक अप्रोप्रिएट मिक्स होना चाहिए डेट और इक्विटी का। तो ये जो इक्विटी और डेट का जो आप अप्रोप्रिएट मिक्स निकालते हैं, वो इस बात को भी ध्यान में रखते हैं कि जो टैक्सेशन पार्ट है कि कल को अगर प्रॉफिट होता है तो हमें कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, उसमें टैक्सेशन वाले पार्ट को ध्यान में रखते हुए भी हम कैपिटल मिक्स को डेट यानी इक्विटी को प्रोपोर्शन इस तरीके से रखते हैं कि उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले, हमें टैक्स कम देना पड़े, टैक्स एडवांटेज मिले, बेनिफिट मिले। तो ये सारी चीज़ क्या है, इंटरकनेक्टेड है, ठीक है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये इंटरडिसिप्लिनरी है। आगे बात समझ में, तो ये कंप्लीट हो गया आपका नेचर। अब हम चलते हैं स्कोप ऑफ बिजनेस फाइनेंस। कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी भी पॉइंट में, बताओ। इजी टॉपिक है क्योंकि ऑलरेडी इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स है हमने डिस्कस कर लिए हैं। जब मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट को डिफाइन कर रहा था, या फिर जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो मेजर जो डिसीजंस हैं उनके अंतर्गत ही बहुत सारी चीज़ें हमने कवर की हैं, तो इसलिए इसको मैंने लास्ट में रखा था। ठीक है, सिलेबस में पहले है लेकिन मैंने इसको लास्ट में कवर किया है। चलो स्कोप लिख लेते हैं, स्कोप कौन कौन सा है, इसका दायरा कहाँ कहाँ तक इसकी एप्लीकेबिलिटी है। तो कुछ चीज़ें हमने स्कोप की नेचर के अंतर्गत डिस्कस करी हैं, बाकी अलग से हम डिस्कस कर लेते हैं। स्कोप, पहला लिखो फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, इसके अंतर्गत आप डिसाइड करते हैं कि किसी भी फर्म या फिर बिजनेस के लिए, कंपनी के लिए फंड की रिक्वायरमेंट क्या होगी, फंड कहाँ कहाँ से आप एक्वायर करेंगे। ठीक है, इस्टिमेटिंग, आप इस्टिमेट कर रहे हो कि ओवरऑल कैपिटल रिक्वायरमेंट किसी भी फर्म के लिए कितनी है और कहाँ कहाँ से ये फंड आपके कलेक्ट किए जाएंगे या फिर रेज किए जाएंगे। हाउ दे विल बी मेड, व्हाट विल बी द सोर्सेज ऑफ फंड, डेट में हम कौन से सोर्स से लें, डिवेंचर इश्यू करें या फिर क्या करें, या फिर लोन लिया जाए बैंक से, या फिर इक्विटी रेज किया जाए, प्रेफरेंस शेयर रेज किया जाए। तो आपके डिफरेंट सोर्सेज हैं। तो पहला काम फाइनेंशियल प्लानिंग में हम कह रहे हैं, प्लानिंग क्या होता है, एक गोल सेट करना। ठीक है, कि उस गोल तक पहुंचने के लिए हम क्या करने वाले हैं। तो प्लानिंग में आप यहाँ पे देख रहे हो कि मुझे अगर फंड की रिक्वायरमेंट है तो फंड की रिक्वायरमेंट कितनी है, इवेलुएट कर रहे हैं, डिटरमाइन कर रहे हैं फंड की रिक्वायरमेंट को। फिर आपको अगर डिटरमाइन कर लिया तो फिर फंड कैसे कलेक्ट किया जाएगा। जानते हो प्लानिंग में क्या पढ़ते हो, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, यही सारी चीजें है ना। तो यहाँ पे आप एस्टिमेट कर रहे हो कि हमें फंड की रिक्वायरमेंट, अब फंड रिक्वायरमेंट आपने एस्टिमेट कर लिया तो अब ये कहाँ से पूरे किए जाएंगे, मेट किए जाएंगे। तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग का पार्ट हो गया। दूसरा देखो कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग, अर्पिता बताओ कैपिटल बजटिंग क्या होता है। बबली बताओ कैपिटल बजटिंग क्या होता है। हम्म, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। देखो यहाँ पे कैपिटल लिखा हुआ है ना, तो कैपिटल से कंफ्यूज नहीं होना। कैपिटल बजटिंग एक स्पेसिफिक डिसीजन है जहाँ पे आप लॉन्ग टर्म
एसेट्स में इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करते हो। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। कैपिटल बजटिंग क्या है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। ठीक है। हाँ, जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन पढ़ा था इसमें दो पार्ट, तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम कैपिटल बजटिंग के नाम से जानते हैं। कैपिटल यहाँ पे फंड हो गया, बजटिंग मतलब यहाँ पे हम एलोकेशन की बात करें कि फंड को हम कौन से प्रोजेक्ट्स में या फिर इन्वेस्टमेंट एवेन्यू में खर्च करेंगे या फिर डिप्लॉय करेंगे, कहाँ पे ये पैसा हमारा जाएगा इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में। तो कहाँ पे जाने से हमारा संदर्भ किससे है? लॉन्ग टर्म एसेट से है। प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सारी चीजें हो सकती है। ठीक है। तो ऐसे में जब हम एक फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हम क्या करें कि वो कैपिटल बजटिंग है। तो इसका स्कोप कहाँ पे है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन में भी इम्प्लॉय होता है कि हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट हमारे लिए बेस्ट है, कहाँ पे हम फंड अपना खर्च करें, इन्वेस्ट करें। ठीक है। चलो तीसरा आ जाओ, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। चलो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या होता है, आकांक्षा बताओ। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या होता है? इसमें हम किस तरह के डिसीजन लेते हैं? इसको हमने कहाँ पे डिस्कस किया था, कुछ याद है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को किस नाम से जानते हैं? कुछ लिखवाया था? हाँ। तो ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आपके शॉर्ट टर्म एसेट को मैनेज करने से रिलेटेड है। यानी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि किस तरीके से फर्म में जो भी डे टू डे की एक्टिविटी है, जो डेली बेसिस के आपके ऑपरेशन है, वो ऑपरेशन के खर्चे कैसे मेंटेन किए जाएंगे, डे टू डे ऑपरेशन के एक्सपेंसेस कैसे मीट किए जाएंगे, लिक्विडिटी फर्म में कैसे मेंटेन किया जाएगा, ये बात आती है। ये कौन से स्कोप के अंदर? आपके वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर। तो जब भी वर्किंग कैपिटल, नाम समझ में आ रहा है ना, वर्किंग मतलब जो भी आपका डेली बेसिस का डे टू डे का ऑपरेशन है, वो एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए भी तो आपके पास पैसे होने चाहिए ना। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपने क्या किया कि एक बार में अपना पैसा किसी भी फिक्स एसेट में इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन जब बात आएगी कि रेगुलर बेसिस पे हम इसको मेंटेन करके रखें, ठीक है, या फिर मेंटेनेंस के खर्चे हैं, ऑपरेशन के खर्चे हैं, जो डे टू डे के एक्सपेंसेज हैं, ठीक है, ऑफिस एक्सपेंस हो गया, या फिर इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर कंजम्पशन हो गया, या फिर आपके स्टाफ की, एम्प्लॉय की सैलरी हो गई, वो कहाँ से मीट किए जाएंगे? तो उसके लिए, या फिर आपके शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है, उन शॉर्ट टाइम लाइबिलिटी को भी हमें पूरा करना है। ये सारी चीजें आप प्लान करते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है। यानी हम यहाँ पे बात करें कि वर्किंग कैपिटल का जो बैलेंस है वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, सफिशिएंट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्सेस भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन जब मैं एक्सप्लेन किया था, कुछ दो चार लोग थे, ठीक है, तो एक बार उसको देख लेना। ठीक है। उसमें ये सारी चीज़ हमने डिटेल में डिस्कस करी हुई है। ठीक है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को। चलो अब अगला देखो, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। हम्म, समृद्धि बताओ, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन क्या मतलब है इसका? बताओ बताओ। लिखा है ना, एक लाइन का आंसर है। कैपिटल स्ट्रक्चर, यहाँ पे हम स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ स्ट्रक्चर से हमारा क्या अभिप्राय है? रेशियो या फिर मिक्स, किसका? डेट और इक्विटी का। कि डेट का प्रोपोर्शन कितना होना चाहिए कैपिटल में और इक्विटी का प्रोपोर्शन कितना होना चाहिए आपके कैपिटल में। राइट बैलेंस बिटवीन डेट एंड इक्विटी। ठीक है। एक हम बैलेंस की बात कर रहे हैं, एप्रोप्रिएट बैलेंस की। ठीक है, डेट और इक्विटी में कितना होना चाहिए।
और साथ में ही जो आपका बिजनेस रिस्क प्रोफाइल है उसको कैसे मिनिमाइज किया जाएगा। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर के माध्यम से, क्योंकि जब आप डेट की प्रोपोर्शन को बढ़ाते हैं तो बिजनेस रिस्क या फिर फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है, इंक्रीज होता है। फर्म में अगर कैपिटल स्ट्रक्चर में यानी जो आपका टोटल कैपिटल है, जितना ज़्यादा डेट बढ़ाएंगे क्या होगा, रिस्क बढ़ेगा। फाइनेंशियल रिस्क आपकी बढ़ेगी कि लॉन्ग टर्म में या फिर आने वाले टाइम में फ्यूचर में आप जो आप लोन ले रहे हैं, डेट ले रहे हैं, उसको चुका पाएंगे कि नहीं चुका पाएंगे। इक्विटी के केस में ये चीज़ें उतनी ज़्यादा अप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इसको हम परमानेंट कैपिटल के रूप में कंसिडर करते हैं। तो जब कंपनी बंद होगी, वाइंड अप होगी, तभी जाके रिटर्न करना है। लेकिन ये चीज़ तो आपका फिक्स्ड पार्ट है, रेगुलर इंटरवल पे इंटरेस्ट भी देना है, मैच्योरिटी पे आपको इसको वापस भी करना है। तो इसलिए आपको बैलेंस देखना पड़ता है कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर इक्विटी और डेट का। अगला देखो, प्रॉफिट एंड डिविडेंड मैनेजमेंट। तो ये किसका पार्ट आ जाएगा, डिविडेंड डिसीजन का। ठीक है, लिख लो प्रॉफिट एंड डिविडेंड मैनेजमेंट। प्रॉफिट एंड डिविडेंड मैनेजमेंट, देखो यहाँ पे हमने कैपिटल बजटिंग और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की बात करी। ये बेसिकली क्या है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। प्रॉफिट डिविडेंड मैनेजमेंट ये कौन सा है, डिविडेंड डिसीजन है। तो समझ गए इसके अंदर हम क्या चीज के बारे में बात कर रहे हैं, कि डिटरमाइन करेंगे कि डिविडेंड देना है कि नहीं देना है, प्रॉफिट का कितना हिस्सा अपने पास रिटेन्ड अर्निंग के फॉर्म में रखना है और कितना डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, वेदर कंपनी वांट्स टू डिक्लेयर डिविडेंड और नॉट। डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहती है कंपनी की, नहीं करना चाहती है, ये डिसीजन लिया जाएगा प्रॉफिट एंड डिविडेंड मैनेजमेंट के, कि हाउ मच बिजनेस अर्निंग टू री इन्वेस्ट वर्सेज डिस्ट्रीब्यूट। कितना हम रिटर्न अर्निंग के फॉर्म में रखेंगे सो दैट कि हम इसको इन्वेस्ट कर सकें। ठीक है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स में इसको हम, रिटर्न अर्निंग का मतलब क्या है, हम फंड अपने पास क्यों रखना चाहते हैं, कि कोई भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आएगी फ्यूचर में तो हम क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे। तो जब फर्म को इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दिखती है तो रिटेन करती है, नहीं दिखता है तो फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। बाकी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए भी कुछ फंड अपने पास रिजर्व में रखा जाता है। तो ये सारी जो प्लानिंग है वो कहाँ से कर रहे हैं, प्रॉफिट और डिविडेंड मैनेजमेंट में कर रहे हैं। ठीक है, प्रॉफिट और डिविडेंड मैनेजमेंट में ही किया जा रहा है कि कितना रखना है इन्वेस्टमेंट के लिए और कितना डिस्ट्रीब्यूट कर देना है शेयर होल्डर्स को। रिस्क मैनेजमेंट, अगला देखो, रिस्क मैनेजमेंट। आप समझ में आ रही है ना, स्कोप ऑफ बिजनेस फाइनेंस मतलब कि कहाँ कहाँ पे हम इसके एप्लीकेबिलिटी को देख रहे हैं, कहाँ कहाँ पे हम बिजनेस फाइनेंस को यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि ये रिस्क मैनेजमेंट में भी अप्लीकेबल है, इसका दायरा यहाँ तक है। तो रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या है, कि फाइनेंशियल रिस्क को आप आइडेंटिफाई करिए कि फर्म के लिए, बिजनेस के लिए, कंपनी के लिए कौन कौन से रिस्क हैं, उन रिस्क को आइडेंटिफाई करो। और रिस्क को आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा आइडेंटिफाई करने का, रिस्क को मिनिमाइज करना। ठीक है, रिस्क को मिनिमाइज करने की हम बात करते हैं, रिस्क को हम खत्म करने की बात नहीं करते हैं, क्योंकि जब तक बिजनेस है तो रिस्क इन्वॉल्व होगा। आपका काम होगा कि रिस्क को हम अवॉइड करें या फिर क्या करें, मिनिमाइज करें, कम से कम करें। रिस्क बिजनेस के साथ चलता रहेगा। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट में हम फाइनेंशियल रिस्क जैसे करेंसी फ्लक्चुएशन हो सकता है, इंटरेस्ट रेट चेंज हो सकते हैं, क्रेडिट रिस्क हो सकता है। ठीक है, क्रेडिट रिस्क मतलब कि आप जो भी फंड आपने बोरो किए हैं वो वापस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्रेडिट रिस्क इन्वॉल्व होता है। करेंसी फ्लक्चुएशन,
जो एक्सचेंज रेट है, वो एक्सचेंज रेट अगर आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है तो उससे भी आपके ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, नहीं भी होगा तो भी ग्लोबल मार्केट का जो एक्सचेंज रेट है वो सारे बिजनेस को अफेक्ट करता है मोर और लेस, अगर उनके जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं या फिर रॉ मटेरियल हैं अगर कहीं ना कहीं उससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट में जो भी आपके रिस्क हैं उनको हमें मैनेज करना होता है, मिटिगेट करना होता है, मिनिमाइज करना होता है। लास्ट देख लो, फाइनेंशियल कंट्रोल। फाइनेंशियल कंट्रोल, इसमें हम क्या बात कर रहे हैं कि आपने फाइनेंशियल प्लानिंग करी, आपके फर्म के लिए, कंपनी के लिए कुछ ना कुछ आपने गोल सेट किया, उसके लिए आपने फंड रेज किया, उसको इन्वेस्ट किया। अब जो आपका ऑब्जेक्टिव था उस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से सारी चीजें चल रही हैं कि नहीं चल रही है, तो कंट्रोल में आप क्या करोगे कि जो हमने डायरेक्शन सेट किया था, जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया था, जो हमने पैरामीटर या फिर बेंचमार्क हमने बनाया था, जो ऑब्जेक्टिव, क्या आप उसी के अलाइनमेंट में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? कहीं आप इधर उधर तो नहीं भटक रहे हैं? अगर इधर उधर भटक रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा? करेक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखना है कि क्या किसी भी तरीके का कोई डेविएशन है, क्या कोई किसी तरीके से भटकाव है, जो हम अपना फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव है हम उसी की तरफ, उसी डायरेक्शन में सीधे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? अगर हम भटक रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा? हमें मेजर्स लेने पड़ेंगे, करेक्शन करना पड़ेगा, करेक्टिव एक्शन हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मॉनिटर करना है एक्चुअल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। एक्चुअल आपका जो परफॉर्मेंस है उसको हम क्या करेंगे, जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया है स्टैंडर्ड से हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करके देखेंगे कि डेविएशन कितना है। अगर ओके है तो वेल एंड गुड, कोई भी करेक्शन या फिर करेक्टिव मेजर्स लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां पे डेविएशन होगा फिर आप क्या करेंगे, करेक्टिव एक्शन लेंगे। ठीक है, तो ये है आपका फाइनेंशियल कंट्रोल। इसी के साथ आपका ये पार्ट कंप्लीट हो गया। देख लो कहीं पे कोई दिक्कत है तो बताओ। ऑनलाइन स्टूडेंट कल्पना, अर्पणा, मुस्कान, अस्मिता, अमृता, अंशिका, बताओ कोई दिक्कत किसी पॉइंट में? मैसेज करो। सब समझ में आ गया तो ओके लिखो, नहीं समझ में आया कोई टॉपिक तो मेंशन करो। फटाफट मैसेज करो। तुम लोग प्रॉपर बैठ के क्लास करते हो ना? ये नहीं है कि किचन विचन में बैठ के अपना काम धाम भी कर रहे हो और पढ़ाई भी कर रहे हो। हम्म, 1.5-2 घंटे की बात है, अपना क्लास अटेंटिव तरीके से बैठ के कर लिया करना। ठीक है, किसी भी एक जगह पे क्लास के लिए नहीं आ रहे हो तो कम से कम ये ऑप्शन है। ये नहीं कि किचन में भाग रहे हैं, कहीं पर भाग रहे हैं, सफाई भी कर रहे हैं, पोछा भी लगा रहे हैं और ईयरफोन लगा के क्लास भी कर रहे हैं। यस सर, प्रॉपर क्लास करते हैं। ठीक है, नहीं सर ऐसा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो बढ़िया है। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। टेलीग्राम चैनल तुम लोग भी ज्वाइन कर लेना, जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट हैं। कम्युनिटी ग्रुप में लिंक आपको भेज दिया गया है, कर लेना वहाँ से। कोई दिक्कत होगा तो कॉल या मैसेज कर लेना। प्रॉपर नोट्स लेके बनाते हैं। अच्छा, प्रॉपर नोट्स लेके बैठते हैं, ठीक है, वेरी गुड। तुम लोग भी बुक ले लेना, ठीक है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फिर बिजनेस फाइनेंस की बुक तुम लोग भी ले लेना, ठीक है? डॉक्टर एस पी गुप्ता है ना जी, डॉक्टर एस पी गुप्ता की बुक मार्केट में अवेलेबल है, वो बुक एटलीस्ट ले लेना। बाकी और भी मैंने कई सारे रिकमेंडेशन दिए हैं, वो सब भी ले सकते हो।